नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल का जो आज 2 मार्च का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो है इसके एनालिसिस वीडियो देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार जो है आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम एनालिसिस के वीडियो लगातार मिलते रहे, इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मणिपुर का संघाई त्योहार कब से चालू हुआ था? इसकी बात करें तो ये 2010 से इसकी शुरुआत हुआ था। संघाई महोत्सव की शुरुआत साल 2010 में हुआ था। यह मणिपुर का सबसे बड़ा वार्षिक सांस्कृतिक त्योहार है। यह हर साल 21 से 30 नवंबर के बीच मनाया जाता है। संगाई महोत्सव के बारे में कुछ और जान लेते हैं। यह महोत्सव का नाम मणिपुर के राज्य पशु संगाई के नाम पर रखा गया है और संगाई एक दुर्लभ भूरे सिंग वाला हिरन है। यह महोत्सव भूटान, मिस्र, कंबोडिया, मालदीव जैसे देश में भी हिस्सा लेते हैं। इस महोत्सव का मकसद मणिपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी परंपरा को दुनिया के सामने लाना है। इस महोत्सव में कला, संगीत, हस्तशिल्प, स्वदेशी खेल, व्यंजन और साहसिक खेलों का प्रदर्शन होता है। इस महोत्सव में सागोल कांगजेई खेल का भी प्रदर्शन होता है। यह खेल अब दुनिया के आधुनिक पोलो खेल के रूप में विकसित हो चुका है। इस महोत्सव में पुरुषों को अंतर्राष्ट्रीय पोलो टूर्नामेंट में भी आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में गणगौर त्योहार कितने दिनों का होता है? ये जो है त्योहार 17 से 18 दिनों तक चलता है। यह त्योहार फाल्गुन महीने के पूर्णिमा यानी होली के दिन से शुरू होकर चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को खत्म होता है। गणगौर त्योहार से जुड़े कुछ और बात जान लीजिए। ये राजस्थान में गणगौर का त्योहार होली के दिन से शुरू हो जाता है। यह त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया जाता है। देखिए, मैंने लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य का ऑलरेडी वीडियो दिया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। 12 घंटे का वो वीडियो है। एक एक घंटे या दो दो घंटे करके आप उसको खत्म कर लीजिएगा। आपका जो है लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, वाद्य वादक सारे प्रश्न क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1991 के उदारीकरण किस वित्त मंत्री ने किया था? तो बात करें, यह जो 1991 से लेकर 96 तक इसके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने भारत के आर्थिक उदारीकरण के शिल्पकार बने। उन्हें बड़े स्तर पर सुधार लागू किया था। इसमें रुपयों का अवमूल्यन, व्यापार का उदारीकरण, सरकारी उद्यमों का निजीकरण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई पर जोर देना शामिल था। और उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण जो है ये मनमोहन सिंह द्वारा ही लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? यह जो है 1976 में कांग्रेस पार्टी सरकार द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिशों करने के लिए बनाया गया, जिसकी आवश्यकता और अनिवार्यता आंतरिक आपातकाल 1975 से 70 के संचालन के दौरान महसूस किया गया था। समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय को शामिल करने की सिफारिश किया। यानी सिंपल सा बात करें तो 42वां संविधान संशोधन से पूछा गया था, जो 1976 जो मूल कर्तव्य से संबंधित हो जाएगा, जिसमें जो प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो टोटल 10 संख्या हो जाएगा। बाद में एक और जोड़ा गया जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। टोटल मूल कर्तव्य की संख्या 11 हो जाएगा। और मूल कर्तव्य जो कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत और चीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दर्रे की बात करें तो भारत और चीन को काराकोरम दर्रा, नाथुला दर्रा और सिपकिला दर्रा जोड़ता है। यह काराकोरम दर्रा की बात करें तो यह पर्वतमाला में स्थित है। यह भारत के जम्मू कश्मीर और चीन के सिंजियांग प्रदेश के बीच है। इसकी ऊंचाई 4693 मीटर है। यह तारिम बेसिन में लेह, लद्दाख और यारकंद के बीच पुराने कारवा मार्ग पर सबसे ऊंचा दर्रा है। वहीं बात करें तो यहाँ कौन सा अलग करता है रेखा? तो मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काराकोरम पर्वतमाला भारत में किस दिशा में है? यह जो है भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमा पर है। काराकोरम पर्वत के बारे में और जान लीजिए। यह पर्वत श्रृंखला मध्य और दक्षिण एशिया के बीच जल ग्रहण क्षेत्र में फैला हुआ है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों का घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में योजना कौन बनाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत में केंद्र सरकार योजना बनाता है। इन योजनाओं को बनाने के लिए योजना आयोग की भी मदद लिया जाता है। केंद्र सरकार की योजनाएं देखिए, देश के लोगों के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बनाया जाता है। भारत सरकार समय समय पर समाज के अनुप्रस्थ वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं घोषित करता है। ये योजनाएं केंद्र, राज्य विशिष्ट या केंद्र और राज्यों के बीच संयुक्त गठबंधन हो सकता है। भारत सरकार रोजगार सृजन के लिए भी योजनाएं बनाता है। योजना आयोग विभिन्न खेलों जैसे कृषि, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शहरी मामलों, उद्योग और ग्रामीण
क्षेत्रों में ये सभी जो है योजनाएं चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में, सभी को पता है, चौथी अनुसूची बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का जिक्र है। यह अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटें देने का प्रावधान करता है। यह अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 80 के मुताबिक है। राज्यसभा की 250 सीटों में से 12 सीटें राष्ट्रपति मनोनयन के लिए आरक्षित होता है। बाकी 238 सीटें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बंटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 42 का संबंध किससे है? राज्य के काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थिति को सुनिश्चित करने तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान करेगा। अब चलिए डीपीएसपी के यानी नीति निर्देशक तत्वों के सभी अनुच्छेद देख लेते हैं। यह भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी शामिल है और यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन तत्वों का मकसद देश में सामाजिक बदलाव लाकर सामाजिक और आर्थिक समानता हासिल करना है। नीति निर्देशक तत्व से जुड़े कुछ अनुच्छेद और उनकी व्याख्या देख लीजिए। अनुच्छेद 38(1) में राज्य जो ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को प्रेरित करेगा। अनुच्छेद 39 के मुताबिक राज्य अपनी नीति इस तरह से चलाएगा कि पुरुष और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। अनुच्छेद 41 के मुताबिक कुछ परिस्थिति में जैसे बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होना चाहिए। अनुच्छेद 46 के मुताबिक राज्य कर्मचारी को निर्वाह मजदूरी, शालीन जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करेगा। अनुच्छेद 44 में जो समान सिविल संहिता का उल्लेख है। अनुच्छेद 48 में जो है पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख है। अनुच्छेद 50 की बात करें तो इसमें जो है कार्यपालिका का जो है राज्य से पालिका पृथक्करण दिया गया और अनुच्छेद 51 में सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्वाचन आयोग के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। अगर बात करें संविधान का अनुच्छेद 324 में प्रावधान करता है कि संसद, राज्य विधानसभा, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में नियुक्त होगा। यानी चुनाव आयोग को लोग जो है अनुच्छेद 324 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य में जिला आकार अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? देखिए इसका क्वेश्चन जो है थोड़ा सही से मिला नहीं है, लेकिन आप लोगों को जिसमें जितने भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे उन सभी का लिस्ट मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया। अब जब देख चलिए आप सबको को बता देते हैं। सबसे पहले देखिए, राजस्व विभाग के प्रमुख को समहर्ता कहा जाता था। राजकोषीय कोष के संचालक को सन्निधाता कहा जाता था। ये सभी क्वेश्चन जो है आगे की शिफ्टों में फंसने की बहुत संभावना है, क्योंकि इसी से प्रश्न बनेगा। लेखाकार या अकाउंटेंट के प्रधान को अक्ष पाटलाध्यक्ष कहा जाता है। सरकारी कृषि विभाग के प्रधान को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। उस समय सरकारी भूमि को सीता भूमि भी कहा जाता था। व्यापार के विभाग के प्रमुख को पण्याध्यक्ष कहा जाता था। न्याय व्यवस्था के प्रावधान को राजूक कहा जाता था। न्याय व्यवस्था की सुविधा के 2 प्रकार की न्यायिक व्यवस्था किया गया था। इसमें दीवानी न्यायालय जिसने धर्मस्थलीय कहा जाता था और फौजदारी न्यायालय जिसमें जो है कंटक शोधन कहा जाता है। इसके अलावा गुप्तचरों के लिए भी विभाग बनाया गया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। गुप्तचर की 2 प्रकृति होता था। पहला संस्था प्रकृति जो एक समिति क्षेत्र में रहकर जासूसी करता, और दूसरा संचार प्रकृति जो पूरे साम्राज्य में विचरण करके जासूसी करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजों ने पुनः दिल्ली पर कब्जा कब किया था? ब्रिटिश सेना ने 21 दिसंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः कब्जा किया। यह कब्जा 1857 के भारतीय विद्रोह को दबाने के लिए किया गया। 8 जून से 20 सितंबर 1857 के बीच दिल्ली की घेराबंदी किया गया था। कम विरोध के साथ ब्रिटिश सैनिक आसानी से शहर में घुस गए और 20 सितंबर 1857 तक पूरे शहर को ब्रिटिश सेना ने घेर लिया और 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति में कौन सी महिलाओं ने भाग लिया था? तो 1857 की क्रांति में कई महिलाओं ने हिस्सा लिया था, जिनमें बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, उदा देवी और अजुजीन बाई प्रमुख थी। बेगम हजरत महल की बात करें तो अवध की बेगम और नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी, इन्होंने लखनऊ पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाना साहब कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे, वहां पर किसने कब्जा किया था? इसे जो एग्जैक्ट प्रश्न मिला नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए नाना साहब ने 1857 के भारतीय विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगर बात करें बिहार से, तो बिहार से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। वे जो वीर कुंवर सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं। वे जगदीशपुर के शाही उज्जैनिया पंवार राजपूत परिवार से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 नवंबर 2024 को किसकी मृत्यु हुआ जो पहले प्रधानमंत्री के सलाहकार रह चुके हैं? विवेक देव राय अब हमारे बीच नहीं है। वो जो विवेक देव राय का शुक्रवार की सुबह 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख भी रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालवा का पठार किस नदी के उत्तर में है? चंबल नदी के उत्तरी मोड़ के उत्तर में स्थित है। मालवा पठार पर चंबल, काले सिंध, बेतवा, केन जैसी नदियां बहती है। मालवा पठार विंध्य पहाड़ियों के आधार पर बना त्रिभुजाकार पठार है। यह लावा पठार है। इसका पूर्व में बुंदेलखंड और उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीआई ने 8 एमडी की जो समिति बनाई उसके अध्यक्ष कौन है? पुष्पक भट्टाचार्य इस समिति के अध्यक्ष हैं। यह समिति वैश्विक और घरेलू स्तर पर वित्तीय सेवाओं में एआई की स्वीकृतता के वर्तमान स्तर का आकलन करेगा। यह वैश्विक स्तर पर वित्तीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए एआई पर नियामकीय और पर्यवेक्षीय दृष्टिकोण की भी समीक्षा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। यह अधिकार 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसमें जो है अनुच्छेद 21(1) के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किया गया है। इस अधिकार को लागू करने के लिए संसद ने साल 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई पारित किया था। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। अब चलिए सभी रीजनिंग के भी प्रश्न आपको फटाफट बता देते हैं। इसमें जो बच्चों ने बताया है बहुत अच्छे से तरीके से बताया है। सबसे पहले जो है एकदम रीजनिंग जो है इजी लेवल का आ रहा है, इस बात को जान लीजिए। इसमें कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं, आराम से जो आप टोटल प्रश्न कर सकते हैं। 5 जो है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी बात करें तो ये जो उत्तर क्यों मुख करके बोला गया है, उसके अलावा दिशा वाले भी सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया। 3 इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। मैथ का क्वेश्चन नॉर्मल आ रहा है। 2 सीआई का क्वेश्चन है, 1 एसआई का क्वेश्चन। ट्रेन से संबंधित 3 प्रश्न आया था। तो 3D से 2 प्रश्न आया था। एवरेज से 3 प्रश्न आया था। इसके अलावा अनुपात समानुपात से 3 प्रश्न आया था। सिंप्लीफिकेशन से 2 प्रश्न आया था। टाइम एंड डिस्टेंस के भी 2 प्रश्न आया था। बाकी लेवल की बात करें तो इस बार का आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर जैसे जो पिछला एग्जाम हुआ था प्रीवियस क्वेश्चन जो है सेम वही रिपीट हो रहा है। इसमें कोई जो है ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है। ये पेपर जो है इजी टू मॉडरेट, न कि हार्ड इसे नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत अच्छे ले सभी को जो है बहुत अच्छे से इसमें स्कोर किए हैं। इस बात को ध्यान रखिए, इजी टू मॉडरेट है, ये हार्ड प्रश्न बिल्कुल नहीं है। जिनका भी एग्जाम था, अगर आप लोगों को क्वेश्चन कुछ याद है तो कमेंट में बता दीजिएगा, उसको आपको नेक्स्ट शिफ्ट में इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये जो आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन मिल चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार जो है एनालिसिस के वीडियो मिलते रहेंगे। इसलिए टेलीग्राम से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर इसका आपको पीडीएफ भी मिलेगा, इसलिए जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको डेली जो है पीडीएफ सभी शिफ्टों का मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और प्लेलिस्ट में जाके आप सारे स्टैटिक जी के वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि लगातार जो है स्टैटिक जी के सब प्रश्न बनेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने 4 वीडियो दिया हुआ है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।